हजरत नूह अलैहिस्सलाम के हालात शुरू करने से पहले ये भी वाज़े कर दिया जाए कि वादी दजला और फरात, जहां हजरत नूह अलैहिस्सलाम को मबूस किया गया, वहां इंसान कमोबेश 1.25 लाख बरस से आबाद है। इस बात का सबूत उलमा को पहली बार बिल्का के मकाम पर मिला। ये जगह दरायज़ाब खुर्द के जुनूब में किरकुक और सुलेमानिया के दरमियान वाक़या है। इस जगह को एक आसार कदीमा के माहिर ने दरियाफ्त किया था। इस मकाम पर पत्थर के बहुत से औजार मिले जो 1,20,000 बरस पुराने हैं। इसी किस्म के औजार सुलेमानिया से 12 मील जुनूब में 1000 मर्द के मकाम पर एक गार की सबसे गहरी सतह पर पाए गए। तीसरी दरियाफ्त कोह करदे दश्त के एक गार में हुई है जो दराजाब कला की वादी में रुअंदोज के करीब वाक़े है। करदी अमूमन इस गार के अंदर पना लेते थे। वहां आसार कदीमा के माहिरीन को 45 फुट की गहराई में आदमियों के 4 ढांचों के अलावा चूल्हे, निशा, राख के ढेर और पत्थर के औजार और बैल, भेड़, बकरियों और कछुए की हड्डियां भी मिली हैं। एक ढांचा तो 6 महीने के बच्चे का था। एक ढांचा जिसकी खोपड़ी भी महफूज थी 35 साल के एक आदमी का था। इस आदमी का कद 5 फुट 3 इंच था। इसकी हड्डियां मोटी मोटी थीं और जबड़ा भारी था मगर थोड़ी नदारत थी, और उसका माथा पीछे की तरफ झुका हुआ था और भंगों की हड्डी उभरी हुई थी। तहकीक से पता चला कि यह आदमी पैदाइशी ऐसा था। इसका एक हाथ कटा हुआ था। दौर हाजिर के इंसान को जो लोहे के चाकू का आदी है, पत्थर के चाकू पर हैरत होगी, लेकिन पत्थर का चाकू भी बहुत तेज होता था। चुनांचे पाकिस्तान में जब मोइंजोदड़ो के अजायब घर का इफ्तिताह किया गया तो इफ्तिताह का रेशमी फीता पत्थर के एक पुराने चाकू से ही काटा गया था। दजला और फरात की वादियों में हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम खेती बाड़ी में किसी हद तक माहिर हो गई थी, और इस इलाका में खेती बाड़ी की इब्तिदा हजारों साल कबल मसीह हुई। इस खित्ता में हज़रवी जिंदगी के लिए जू काश्तकारी की बुनियादी शर्त है। हालात निहायत साजगार थे क्योंकि वहां जू और गेहूं के जंगली पौधे आसानी से मिल जाते थे। शुरू से तो खाना बदोश जहां कहीं ये जंगली पौधे देखते वहीं पड़ाव डाल देते थे, और जब खुराक खत्म हो जाती तो और इलाका की तरफ रवाना हो जाते थे। लेकिन रफ्ता रफ्ता उन्हें बीज बोना और फसलें उगाना भी आ गया। मुअर्रिखीन का कहना है कि ज़राअत औरतों की ईजाद है और मवेशी पालना भी औरतों ने ही सिखाया है। कियास भी यही कहता है, चूंकि होता यह था कि मर्द तो जंगली जानवरों का शिकार करने चले जाते थे और औरतें डेरों में रहती थीं। उनका काम बच्चों की देखभाल करना, खाना पकाना और पोशाक तैयार करना था। जाहिर है इनको आसपास के पौधों, दरख्तों और जानवरों के मुताले का ज्यादा मौका मिलता था, और मौरखीन ये भी कियास करते हैं कि हो सकता है इत्तेफाक से जू और गेहूं के जंगली बीज ढेरों के करीब गिर गए हो और बारिश से इनमें फल फूट पड़े हो। बहरहाल वाक़े की नौयत कुछ भी हो, यह हकीकत है कि ज़राअत का हुनर औरतों ही ने ईजाद किया। इस ईजाद ने पूरे कबीले के पांव में बेड़ी डाल दी और खाना बदोश लोग मारे मारे फिरने के बजाय अपने खेतों के पास मुस्तकिल बूद ओबाश करने पर मजबूर हो गए। इस तरह गांव की बुनियाद पड़ी। अब तक अहद कदीम के जितने गांव दरियाफ्त हुए हैं, इनमें दजला और फरात के गांव सबसे पुराने हैं। दजला और फरात यानी इराक का सबसे पहला गांव जो दरियाफ्त हुआ वो करीम शहर के पास से मिला। ये जगह किरकुक और सुलेमानिया के दरमियान और बिल्का के करीब वाक़े है। आसार बताते हैं कि करीम शहर इब्तिदा में दरअसल नीम खाना बदोशों की एक बस्ती थी। ये लोग इस वक्त तक हज़रवी जिंदगी के पूरी तरह खूगर नहीं हुए थे। ये बस्ती 2 एकड़ में फैली हुई थी। पूरे रकबे पर पत्थर के टुकड़ों का फर्श बनाया गया था। खाना बदोशों ने अपनी झोंपड़ियां गालिबन इसी फर्श पर बनाई थीं। इस मकाम पर पत्थर के कुदाल, औजार और चक्कियां भी बरामद हुई हैं। दूसरा कदीम गांव जो खुदाई के दौरान उन वादियों में मिला, ये गांव मूसल के करीब अरबील जाने वाली सड़क पर वाक़े है। इस गांव में मकान गड़े खोद कर बनाए गए थे। इस तरह के गड़ों को पत्थरों की चट्टानों को ऊपर तले रखकर घेर दिया जाता था। अलबत्ता फर्श यहाँ भी पत्थर के टुकड़ों के ही थे। तीसरा गांव जो इन वादियों में खुदाई के दौरान मिला वो जरमों की बस्ती है। ये करीम शहर के करीब वाक़े है। इस गांव में मकान की 15 तहें बरामद हुई थीं। जरमों के बाशिंदे चौकोर घरों में रहते थे। उनके घरों में 1 से ज़ायद कमरे भी होते थे। दीवारें मिट्टी के गारे से बनाई जाती थीं। इस घर में कच्ची मिट्टी के तन्नूर और पकी हुई मिट्टी के तसले भी बरामद हुए हैं जो जमीन में गाड़ दिए जाते थे। जरमों के बाशिंदे हड्डी के चमचों से खाना खाते थे, हड्डी की सुई से कपड़े सीते थे और ऊन से कपड़ा बनाना भी जानते थे। उनके तकिए पत्थर के होते थे। वो पत्थर के जरिए औजार भी इस्तेमाल करते थे, खास तौर पर हंसिया जिसकी मिठिया लकड़ी की होती थी। इसे राल से जोड़ दिया जाता था। जरमों की खुदाई में सिलबटा और पत्थरों के बर्तन भी मिले।
जू और गेहूं के दाने भी, पालतू जानवरों बिलखुसूस भेड़ बैल और कुत्ते की हड्डियां भी मिली हैं। ये लोग जिस्मानी आसाइश और ज़ेबाइश के हुनर से भी वाकिफ थे। चुनांचे पत्थर और मिट्टी के हार, संगमरमर के दस्तबंद और कौड़ी के बंदे भी दस्तयाब हुए हैं। ये बात भी काबिल गौर है कि खुदाई के दौरान ये जो गांव मिले हैं, ये दजला और फरात के शुमाल और मशरिकी खित्ता में पाए गए हैं। जुनूबी खित्ते यानी डेल्टा में इब्तिदाई अहद की कोई चीज अब तक नहीं मिली है। ये बजात खुद इस बात का सबूत है कि डेल्टा की जमीन शुमाली खतों से उम्र में कम है और वहां इंसान बहुत बाद में आबाद हुआ। फिर आहिस्ता आहिस्ता लोग शुमाल से जुनूब की तरफ बढ़े और जुनूबी इलाके को आबाद करना शुरू किया। शुमाल से आने वाले कबीलों ने डेल्टा के इलाकों में जो बस्तियां बसाईं, इनमें अरीदो सबसे पुरानी बस्ती शुमार होती है। अरीदो इब्तिदा में एक छोटा सा गांव था जो बढ़ते बढ़ते डेल्टा का अहम तरीन शहर बन गया। वहां खुदाई में ऊपर तले 17 मंदिरों के खंडर मिले हैं। ये मंदिर कच्ची ईंटों के बने थे और उनमें फकत एक कमरा होता था। दरवाजे के सामने कुर्बान गाह बना ली जाती थी। मीठे पानी के देवता आनकी का मंदिर भी इसी शहर में था। दजला और फरात का एक और शहर अल उबैद बड़ा मशहूर है। वहां भी लोग आबाद थे और वहां पर खुदाई के दौरान पकी मिट्टी की मोहरें, कुल्हाड़ियां, हिलाल शक्ल के पैसे भी मिले हैं। नरसल की चटाइयां बनने में भी वो लोग माहिर थे। इन चटाइयों पर मिट्टी की लिपाई करके मकान खड़े कर लेते थे। इस किस्म का मकान अरीदो शहर के खुदाई में भी मिला है। इस इलाके में बसने वाले कदीम लोगों में से एक गिरोह को सौमीर कहते हैं। जहां तक उनके बारे में ताल्लुक है, अब तक ये फैसला नहीं हो सका कि वो किस नस्ल के लोग थे। पुराने ढांचों से इतना पता चलता है कि उनके दांत लंबे थे, जबड़े की हड्डी मोटी और उभरी हुई थी, रंग गंदुमी था और सर के बाल सिया थे। बाज मुहक्किकों का ख्याल है कि ये लोग आर्यन थे, लेकिन दूसरे लोग इससे इख्तिलाफात रखते हैं। उनका कहना है कि उनकी जबान आर्यों से नहीं मिलती और उनकी जबान तर्कों से ज्यादा मिलती है। सौमीर खित्ते को सौमीरियों की जबान में झाव की जमीन कहते थे। ये इलाका बूद व बाश के लिए सख्त नामौजू था क्योंकि वहां का मौसम बहुत गर्म और मरतूब था। जमीन पर छोटी छोटी झीलों और नदी नालों का जाल बिछा हुआ था और दलदल, झाव और नरसल की झाड़ियों से अटे हुए थे और झाड़ियां जहरीले जानवरों और दरिंदों से भरी हुई थीं। कुर्ब और जवार के रेगिस्तानों में आंधियों के तूफान आते थे और रेत के बगुले उठते रहते थे। दजला और फरात के जुनूबी हिस्सों का माहौल और तर्ज मुआशरत आज भी तकरीबन वही है जो हजारों बरस पेशतर था। दराए दजला और फरात संगम बनाने से पहले एक वसी दलदली इलाके में फैलकर गुजरते थे, जहां नरसल की झाड़ियां और पहले पहले नाले थे जिनके किनारे खजूर के दरख्त खड़े होते थे। इस अजीब और गरीब दुनिया में वहां के बाशिंदे छोटी छोटी कश्तियों में बैठे अपने अपने रेवड़ की देखभाल करते थे और चावल की फसलों के दरमियान वक्फा में मछलियों का भाले से शिकार करते और मुर्गाबियां जाल में पकड़कर शहर में फरोख्त कर दिया करते थे। उनका तर्ज जिंदगी और माहौल इस इलाके के कदीम तरीन और कब्ल अज तारीख बाशिंदों से बहुत मुशाबे है। उनके मेहमान खाने जो नरसल और गारे के बने हुए होते थे, सौमीर के 6000 बरस पुराने माबदों से मिलती थे। ये भी कहा जाता है कि उन इलाकों में बसने वालों में सौमीर बड़े जफाकश, ज़हीन और हुनरमंद लोग थे। उन्होंने माहौल से हार नहीं मानी थी बल्कि इसको अपना मोती बना लिया था। उन्होंने जंगलों को काटा और दलदलों को खुश्क किया और बस्तियां आबाद की और काश्तकारी करने लगे। डेल्टा की जमीन बहुत जरखेज थी और बारिश बहुत कम होती थी। ये कमी दराए फरात पूरी कर देता था। चुनांचे दुनिया की पहली नहर जिसका जिक्र तहरीरों में आया है, सौमीर में ही खोदी गई थी। ये नहर इराक में अब तक मौजूद है। इस नहर को लगिश इलाके के बादशाह ने तकरीबन हजारों बरस गुजरे इसलिए खुदवाया था कि दरियाए फरात के पानी पर जो झगड़ा रहता था वो खत्म हो जाए। अहल सौमीर की खुराक अमूमन खजूर और जू की रोटी थी। उनके हिलों में एक नलकी लगी होती थी ताकि जताई के साथ साथ बुआई भी हो जाए। यूनान के मशहूर मौर्रिख हीरोडोटस ने इस इलाके की जरखेजी का जिक्र करते हुए लिखा है कि यहाँ पैदावार बीज से 300 गुना ज्यादा होती थी। जाहिर है ये पैदावार आबादी की फरोख्त से कई गुना ज्यादा थी। चुनांचे अहल सौमीर अपनी अपनी फाजिल पैदावार को कुर्ब और जवार के इलाकों को बरामद करते थे और उसके बदले तांबा, चांदी, लकड़ी और दूसरी चीज में दरामद कर लेते थे। दजला और फरात की वादियों में बसने वाले ये लोग गाय, बैल, भेड़ और बकरियां पालते थे, मछली का शिकार करते थे और गोश्त खाते थे, जो की शराब बनाते थे और इसे मिट्टी के हुक्का नुमा बर्तन में भरकर नलकियों से पीते थे। कच्ची ईंटों के 1 मंजिला और 2 मंजिला घरों में रहते थे।
ان گھروں کی ساخت وہی تھی جو گرم ملکوں میں عموماً گھروں کی ہوتی ہے، یعنی کہ مکان کے وسط میں ایک صحن اور صحن کے چاروں طرف کمرے ہوتے تھے۔ سومیر قوم کا سب سے عظیم کارنامہ یہ ہے کہ اس نے شہر بسائے، شہری ریاستیں قائم کی اور تحریر کا ہنر ایجاد کیا، تحریر جو ہمارے تجربے اور خیال کو بقا بخشتی ہے، جو ابلاغ کا سب سے سہل، دیرپا اور معتبر ذریعہ ہے، اور جو انسان کے ذہنی مادی تخلیقات کا سرمایہ آنے والی نسلوں کے لیے محفوظ رکھتی ہے۔ جس جگہ سے سب سے پہلے یہ ہنر ایجاد ہوا، اس کا نام دجلہ اور فرات میں ایرک رکھا ہے۔ ہنر تحریر کی افادیت جب سومیر کے دوسرے شہروں میں آشکار ہوئی تو انہوں نے بھی تحریر کے ہنر کو اپنا لیا، اور رفتہ رفتہ یہ ہنر دجلہ اور فرات کی پوری وادی میں رائج ہو گیا۔ وادی دجلہ اور فرات کی تہذیب در حقیقت سومیری تہذیب ہی سے عبارت ہے، کیونکہ وادی کے باشندوں نے اہل سومیر سے لکھنے پڑھنے کا ہنر ہی نہیں سیکھا بلکہ ان کے دوسرے ہنر بھی اختیار کر لیے، ان کے رہن سہن اور نظم و نسق کے طریقے کو اپنا لیا، اور ان کے دیوی دیوتاؤں اور رسم و رواج کو قبول کر لیا۔ ان کے تہذیبی اثر و نفوذ کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ وادی پر سومیر کا سیاسی اقتدار گو ہزاروں سال سے بھی کم عرصہ تک قائم رہا، اور بابل اور نینوا کے عظیم سلطنتوں نے سومیر کو اپنی قلمروں میں شامل کر لیا، لیکن سومیریوں کا تہذیب کا سکہ بدستور چلتا رہا۔ ان کے ہمسائے آشوری اور اکاد ریاستوں کے قانون، قاعدے، معیشت اور معاشرت کے طور طریقے بدستور وہی رہے جو سومیریوں نے وضع کیے تھے۔ بہرحال دجلہ و فرات کے بھٹکے اور بت پرست لوگوں کی ہدایت اور ان کی اصلاح کے لیے انہی میں سے خدا کے ایک سچے رسول نوح علیہ السلام کو مبعوث کیا گیا۔ اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو ہیں وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں۔ اللہ حافظ۔